घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। शो की शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। रविवार को जब भारत में दशहरा मनाया जा रहा था तो यहां से 17,000 किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिकी देश चिले में भी दशहरा जैसा ही मेला लग रहा था। धीरे धीरे लोग राजधानी सांतियागो के प्लाजा इटालिया पर जमा हो रहे थे। शाम होते होते ये संख्या लाखों में पहुंच गई। फिर आतिशबाजी शुरू हो गई। शहर पटाखों के धमाकों और आवाम के नारों से गूंजने लगा। इस जश्न के मौके पर लोग इतने ज्यादा खुश थे कि कईयों की आंखों में आंसू थे। नम आंखों के साथ लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तो कौन सा त्योहार मना रहे थे चिले के ये लोग? इसका जवाब मिलता है जश्न वाली जगह के पास ही एक बिल्डिंग से। बिल्डिंग पर प्रोजेक्टर से बड़ा सा शब्द लिखा गया था जो पढ़ने में रेनासे आता है। स्पेनिश भाषा के शब्द रेनासे का हिंदी में मतलब होता है पुनर्जन्म। किसका पुनर्जन्म? चिली देश का। लाखों लोग देश के फिर से पैदा होने का जश्न मना रहे थे। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि देश का पुनर्जन्म कैसे हुआ या ये देश के पैदा होने का किस तरह का जश्न है। तो चिले के कथित पुनर्जन्म को समझने के लिए पूरा मामला शुरू से समझाते हैं। बात शुरू होती है 6 अक्टूबर 2019 से। चिले की राजधानी सांतियागो में मेट्रो का किराया बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। कुछ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर प्रदर्शन शुरू किए थे। चिले के राष्ट्रपति हैं सेबास्टियन पिनेरा। पिनेरा की सरकार ने शुरू में इन प्रदर्शनों का लोड नहीं लिया। उन्हें लगा कि प्रदर्शन 1-2 दिन ही चलेंगे, पुलिस की लाठी खाकर लोग चले जाएंगे अपने घर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शन लगातार बढ़ते गए। प्रदर्शनों में विपक्षी पार्टियां जुड़ती गईं और यूनिवर्सिटी के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल होने लगे। जब ये लोग सरकार के सामने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस बीच राष्ट्रपति पिनेरा की एक तस्वीर आई। पिनेरा सांतियागो की एक महंगी रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्जा खा रहे थे। इस तस्वीर ने लोगों की भावनाएं और भड़का दी। 3 हफ्ते बाद मेट्रो के किराए के खिलाफ प्रदर्शन कितने बड़े हो गए थे, इसकी तस्दीक इस वीडियो से होती है। ये सांतियागो शहर का ही एरियल व्यू है। हर सड़क प्रदर्शनकारियों से भरी दिख रही है। प्रदर्शनकारियों की गिनती 10 लाख तक पहुंच गई थी और इसका मतलब ये है कि चिले देश की 5% आबादी प्रदर्शनों में शामिल थी। ये चिले का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अब बात मेट्रो के किराए तक नहीं रुकी। प्रदर्शन वर्ग संघर्ष में बदल गए थे। प्रदर्शनकारियों ने सीधी लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ छेड़ दी थी। चिले को लैटिन अमेरिका का गोल्डन बॉय कहा जाता है क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों में ये सबसे अमीर है। अर्थव्यवस्था मजबूत है। पिछले 20 सालों में चिले ने अपने देश के लोगों की गरीबी भी तेजी से कम की है। साल 2000 में 30% लोग गरीब माने गए थे, जो 2017 में घटकर 6.7% ही रह गए। देश की आर्थिक तरक्की के साथ लोग गरीबी से तो बाहर आ गए, लेकिन गैर बराबरी तेजी से बढ़ रही थी। चिले के हालात ये हैं कि वहां के अमीर लोगों की कमाई गरीबों की कमाई से 13.5 गुना ज्यादा है। चिले में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, बिजली सब निजी क्षेत्र के हवाले है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था मुनाफे के सिद्धांत पर है। इसलिए लोगों के पास रोजगार है भी तो सारी कमाई खर्च हो जाती है, क्योंकि जरूरत की हर चीज यहाँ महंगी है। और वर्किंग क्लास की जेब से ये कमाई जिन पूंजीपतियों के पास जा रही थी वो और अमीर होते गए। तो इसी बात का गुस्सा चिले के लोगों के मन में दबा था और इस गुस्से को सुलगाने के लिए मेट्रो के किराए ने चिंगारी की तरह काम किया। जब प्रदर्शन नहीं रुके तो सरकार ने सिस्टम पर पैबंद लगाने के कई काम किए, जैसे पेंशन बढ़ाने का वादा, लेकिन बात नहीं संभली। लोग राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे थे। प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। लेकिन तब तक ये प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुके थे। आंदोलनकारियों को लगा कि चिले के समाज में गैर बराबरी की बुनियाद संविधान में है, इसलिए जब तक संविधान नहीं बदला जाए गैर बराबरी खत्म नहीं होगी। चिले में अभी का संविधान तानाशाह आगुस्तो पिनाशे के दौर का है। 1973 से लेकर 1990 तक चिले में पिनाशे की सैन्य हुकूमत रही थी। तो लोग चाहते थे कि तानाशाह के दौर का संविधान अब नए सिरे से लिखा जाए।
जब प्रदर्शन नहीं रुके तो आखिरकार चिले की सरकार को झुकना पड़ा। आंदोलनकारियों की मांगें माननी पड़ी, लेकिन एक शर्त रख दी गई कि संविधान बदलना चाहिए या नहीं, इसके लिए रेफरेंडम करवाएंगे। रेफरेंडम में लोगों को 2 सवाल दिए गए। पहला सवाल यह था कि उन्हें क्या नया संविधान चाहिए, और दूसरा सवाल था कि वो नया संविधान किससे लिखवाना चाहते हैं। रेफरेंडम के वोट गिने गए तो 2/3 से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो नया संविधान चाहते हैं। इसके अलावा लोगों ने दूसरे सवाल के जवाब में कहा कि वो अपने बीच से चुने प्रतिनिधियों से ही नया संविधान लिखवाएंगे। और इसी जीत को चिले के लोग पुनर्जन्म कह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने शुरू में भी दिखाई थी। राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा ने रेफरेंडम को स्वीकार कर लिया है और देश को शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए बधाई दी है। हालांकि चिले के लिए अब भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले तो संविधान के निर्माता जनता को चुनने होंगे और फिर उन निर्माताओं को ऐसा संविधान बनाना होगा जो जनता को स्वीकार हो, यानी पुनर्जन्म के बाद भी देश का पालन पोषण मुश्किल भरा होगा। चिले में जो हुआ उसमें दुनिया के लिए 2 संदेश हैं। एक तो ये कि जनता की ताकत के आगे हुक्मरान कितने ही मगरूर हो, उन्हें झुकना पड़ता ही है। दूसरा ये कि गैर बराबरी वाली व्यवस्था में हाशिए पर जाते ही जनता आंदोलन के लिए उठ खड़ी होती है, और इसका प्रतिबिंब दुनिया के कई और देशों में भी प्रदर्शनों में दिखता रहता है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। कोरोना वायरस पर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज के बयान ने हलचल मचा दी है। CNN के साथ इंटरव्यू में मीडोज ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस संक्रमण को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालांकि ट्रंप सरकार वैक्सीन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि उनका प्रशासन कोरोना संक्रमण से जानदार ढंग से निपट रहा है। मीडोज के बयान ने ट्रंप के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 1 हफ्ते का समय बचा है। ट्रंप विपक्षी उम्मीदवार जो बाइडेन से कई मोर्चों पर मात खाते दिख रहे हैं। दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। कट्टर इस्लाम के खिलाफ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान के बाद अरब देशों में फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होने लगा है। मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम में सुधार की जरूरत है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले संगठनों की संरक्षण देने की बात भी कही थी। कुवैत, मिस्र, अल्जीरिया, तुर्की, कतर समेत कई देशों में शॉपिंग मॉल से मेड इन फ्रांस उत्पादों को हटा दिया गया है। ये ट्रेंड ट्विटर पर भी चला। फ्रांस ने इन देशों से बॉयकॉट रोकने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि कट्टरता को सपोर्ट करना बिल्कुल ही बचकाना है। आज की तीसरी सुर्खी चीन से है। शिनजियांग प्रांत में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद पूरे काशगर शहर में टेस्टिंग हो रही है। अगले कुछ दिनों में 47 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। पिछले 10 दिनों में चीन में कोरोना का पहला मामला कपड़े की एक फैक्ट्री में सामने आया था। यूरोप के कई देशों में भी कोरोना संक्रमण के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। स्पेन में रात में कर्फ्यू लगने का फैसला किया गया है, जबकि फ्रांस में 25 अक्टूबर को 52,000 से अधिक पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 26 अक्टूबर। इस तारीख का संबंध एक शांति समझौते से है, जिससे उम्मीद लगाई गई थी कि दशकों से चला आ रहा तकरार शांत हो जाएगा, मगर इसका नतीजा ऐसा निकला कि एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन उल्टा पड़ गया। ये किस्सा है इजराइल और जॉर्डन का। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। 1948 में जब इजराइल बना, जॉर्डन इसके खिलाफ था। इजराइल और अरब देशों की लड़ाई में जॉर्डन हमेशा इजराइल के खिलाफ रहा। 2 पड़ोसी देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसका नुकसान उठाना पड़ता था आम जनता को। दोनों ही देश इस स्थिति को सुधारना चाहते थे। इसकी कोशिशें 1987 में शुरू हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर मामला बिगड़ गया था। दूसरा प्रयास हुआ 1994 में। जुलाई के महीने में इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन और जॉर्डन के राजा हुसैन बिन तलाल व्हाइट हाउस में मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी वहां मौजूद थे। मीटिंग में सहमति बनी कि दोनों देश दुश्मनी को त्याग कर नई शुरुआत करेंगे और बातचीत के जरिए तमाम मतभेदों को सुलझा लेंगे। 26 अक्टूबर 1994 के दिन अराबा वैली में समझौता हुआ, जॉर्डन इजराइल शांति समझौता। इसके साथ ही 46 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का फैसला किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि इससे हालात सुधर जाएंगे, आम नागरिक चैन की जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 नवंबर 1995 को एक रैली में प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की हत्या हो गई। हत्यारा एक यहूदी छात्र था। वो अरब देशों के साथ समझौते की राबिन की नीतियों से नाराज चल रहा था।
जून 1996 में इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बन गई। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनते ही जॉर्डन और इजराइल के रिश्तों में खटास आने लगी। फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास का लीडर खालिद मशाल जॉर्डन में रह रहा था। उसने इजराइल में कई बम हमले करवाए थे। नेतन्याहू ने उसको मारने के लिए रिस्क उठाया। सितंबर 1997 इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 8 एजेंट जॉर्डन में दाखिल हुए। वो कनाडाई नागरिक बनकर आए थे। उन्होंने मशाल का पीछा किया। एक दिन मौका पाकर उसके ऑफिस में घुसे और उसके कान में जहर की सुई घोंप दी। इसके पहले कि वो बाहर निकलते, मशाल के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें धर लिया। बेहोश खालिद मशाल को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इस जहर का एंटीडोट इजराइल के पास था। जॉर्डन के किंग हुसैन ने नेतन्याहू से एंटीडोट मांगा, लेकिन नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया। तब मोसाद के एजेंट्स को फांसी पर लटकाने की धमकी दी, मगर नेतन्याहू टस से मस नहीं हुए। ऐसे में जॉर्डन ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने स्थिति को बिगड़ने से बचाया। इजराइल के बदले अमेरिका ने एंटीडोट का नाम जॉर्डन को दिया। तब जाकर खालिद मशाल की जान बच पाई। मोसाद के एजेंट्स को रिहा कराने के एवज में इजराइल को 50 से अधिक फलस्तीनी आतंकियों को अपनी जेल से छोड़ना पड़ा। इजराइल जॉर्डन का शांति समझौता अपने मकसद से भटकने लगा था। भटकाव वाली स्थिति आज तक कायम है। यह था आज का दुनियादारी शो। चलते चलते अब विश्व कविता। विश्व कविता में आज इराकी कवियत्री दुनिया मिखाइल की कविता खेल। उनका का जन्म 1965 में हुआ था। वो 2001 से अमेरिका में रह रही हैं। उनकी किताब द वॉर वर्क्स हार्ड को पेन्स ट्रांसलेशन अवार्ड मिल चुका है। उनकी कविताओं का मुख्य विषय युद्ध और त्रासदी ही है। सुनिए उनकी ये कविता। वह एक मामूली प्यादा है, हमेशा झपट पड़ता है अगले खाने पर। वह बाएं या दाएं नहीं मुड़ता और पीछे पलटकर भी नहीं देखता। वह एक नासमझ रानी द्वारा संचालित होता है, जो बिसात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल सकती है, सीधे या तिरछे। वह नहीं थकती, तमगे ढोते और ऊंट को कोसते हुए। वह एक मामूली रानी है, एक लापरवाह राजा द्वारा संचालित होने वाली, जो हर रोज गिनता है खानों को और दावा करता है कि कम हो रहे हैं वे। वह सजाता है हाथी और घोड़ों को और एक सख्त प्रतिद्वंदी की करता है कामना। वह एक मामूली राजा है, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी द्वारा संचालित होने वाला, जो अपना सर घिसता है और एक अंतहीन खेल में बर्बाद करता है वक्त अपना। वह एक मामूली खिलाड़ी है, एक सूनी जिंदगी द्वारा संचालित होने वाला, किसी काले या सफ़ेद के बिना। यह एक मामूली जिंदगी है, एक भौचक्के ईश्वर द्वारा संचालित होने वाली, जिसने कोशिश की थी कभी मिट्टी से खेलने की। वह एक मामूली ईश्वर है, उसे नहीं पता कि कैसे छुटकारा पाया जाए अपनी दुविधा से। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।